Please welcome back to the channel, welcome back to Learn Sprite। स्वागत है आप सभी लोगों का विकास बैच के अंदर, जहाँ पे हमने अपना चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका एक मेजर पहला टॉपिक जो 3 सेक्टर्स थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, इसे हमने कल की क्लास में कवर कर लिया। तो हम कल की क्लास में इस टॉपिक को कवर कर जा चुके हैं और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। मतलब कि अब हम लोगों ने जो 3 सेक्टर्स पढ़ के आए हैं ना, उन तीनों सेक्टर्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, अब एक क्विकली हम समझ लेते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या कवर किया था, तो उसका समझ लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है जी, है ना। बिना कोई टाइम पास किए फटाफट से अपन कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं एंड देन हम लोग आगे की क्लास में, मतलब आगे के टॉपिक पे मूव करें। अब यहाँ पे हमने टॉपिक सारे लिख रखे हैं, जैसे कि तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो पहले के जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो सारे देख सकते हैं। अभी तक हमने डेवलपमेंट एंड पावर शेयरिंग चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे आ चुके हैं। आज हम लोग यही वाला टॉपिक कवर करेंगे, 3 सेक्टर्स को कंपेयर करना और जीडीपी। ये टॉपिक यहीं पे कवर हो जाएगा। हिस्टोरिकल चेंजेस ऑफ सेक्टर्स देखेंगे, अगर टाइम बचता है तो हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, हमने कल की क्लास में इन 3 सेक्टर्स को समझा था। कौन से सेक्टर्स थे? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। हम लोग प्राइमरी सेक्टर को ना एज एन एग्रीकल्चर सेक्टर कह सकते हैं। ये प्राइमरी सेक्टर जो कि बेसिक सेक्टर होता है, बेस, सबका बेस सेक्टर होता है। फिर हमने सेकेंडरी सेक्टर के बारे में समझा था। सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह रहे हैं, जहां पे प्राइमरी सेक्टर के ही गुड्स को प्रोसेस किया जाता है, समझा था आपको। टर्शियरी सेक्टर जो होता है, ये सर्विस सेक्टर होता है, सभी चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड करने वाला। आइए हम लोग यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल लेते हैं, टोमेटो केचप का। ठीक है, हम लोग केचप का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे टोमेटो केचप अगर तुम्हें बनाना है, तो टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टोमेटो लेना पड़ेगा, टोमेटो की जरूरत पड़ेगी ना। तो टोमेटोज जो होते हैं वो कहाँ आएंगे? वो आएंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर, बिकॉज वो एग्रीकल्चर से बनाए गए हैं, एग्रीकल्चर से बनाए गए हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो टोमेटोज को लिया जाता है, उसे फिर सेकेंडरी सेक्टर में जाकर के मशीनरीज के थ्रू उसे प्रोसेस किया जाता है और फिर उसे टोमेटो केचप बनाया जाता है। और एक बार टोमेटो केचप बन जाए, फिर उसे मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में एक बहुत अहम चीज़ यूज़ होती है कि अगर टोमेटोज़ को पिक किया जा रहा है, फार्म से टोमेटोज़ को निकाला जा रहा है और फिर उसे मशीन्स के लिए उसे फैक्ट्रीज़ में शिप किया जा रहा है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है। तो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हो रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, अब हमने ये चीज़ कल पढ़ी थी, बस इसका थोड़ा-सा मैंने रिवीजन करवा दिया 2 मिनट के अंदर। अब देखो, आज की क्लास में ना हम लोग देखेंगे कि यही सेक्टर्स पैसे कैसे जनरेट करता है, यही सेक्टर्स इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमें पता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रो हो रही है, वो इन्हीं सेक्टर्स की वजह से होगी। मेनली इस सेक्टर्स की वजह से नहीं हो रही है, लेकिन इन्हीं सेक्टर्स की बदौलत हो रही है। अब जो प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, ये सभी ना अपनी इंडिया की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ने का इनके पीछे ये एक अहम रीज़न हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर प्राइमरी सेक्टर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे प्राइमरी सेक्टर से कोई प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि अब टोमेटोज़ है, तो अगर टोमेटोज़ सेल हो रहे हैं, बाय हो रहे हैं, तो वहाँ पे पैसा जनरेट हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है? जो पैसा जनरेट हो रहा है, वो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो मशीनरी से हम लोग जो टोमेटो केचप बना रहे हैं, तो वहाँ से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, बिकॉज़ वहाँ पे भी सेल एंड बाय एंड सेल हो रहा है। टर्शियरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस चीज़ से वहाँ से भी इकोनॉमी जनरेट हो रही है। मैं तुमको बस ओवरव्यू दिया, घुसो मत इतना, तुमको समझाऊँगा मैं। ठीक है, समझाने के लिए बैठा है, तो अभी तक समझाना स्टार्ट कहाँ किया है? अभी शुरू करेंगे तब समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, यही टॉपिक है हमारा, कंपेयरिंग ऑफ दिस 3 सेक्टर्स। ठीक है, ये तीनों सेक्टर्स कुछ ना कुछ तो पैसा जनरेट करके देता है। ठीक है, और यही पैसे को हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प होती है। समझाता रहो, मैं लिखूंगा तुम लोगों को समझ में आएगा सारी चीज़ें। देखो, लिखते हैं हम, सारी चीज़ें लिखते हैं, बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं। अब ये तो तुम्हारे तीनों सेक्टर्स हैं, जो ये तुम्हारे कहा गया, एक सेकंड,
ये तुम्हारे तीनों सेक्टर्स हैं। अब ये तीनों सेक्टर्स ना तुम्हारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर, यहाँ से कोई ना कोई पैसा आ रहा है। प्राइमरी सेक्टर से पैसा कमा रही है कंट्री, सेकेंडरी सेक्टर से पैसा कमा रही है कंट्री, टर्शियरी सेक्टर से पैसा कमा रही है। तो जो पैसा कमाया जा रहा है ना, ये अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। मतलब कि अगर प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, टर्शियरी सेक्टर से ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी ही बूस्ट हो, इससे हमारी इकोनॉमी ही बढ़ेगी, इकोनॉमी ही आगे बढ़ेगी। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ये बुक का हमने एग्जाम्पल देखा था, ये बुक बन रही है। अब ये बुक बन रही है तो ये बुक मार्केट में आके सेल हो रही है, तो बाय एंड सेल हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स बन रहे हैं, गुड्स मार्केट में सेल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री का पैसा, कंट्री की जीडीपी यही इंक्रीज हो रही है। जीडीपी क्या होती है समझेंगे, ठीक है। अब बेसिकली मैं तुम लोगों को इसके लिए ना दो यहाँ पे कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, समझा दूंगा फटाफट से, बहुत ईजी है, आराम से समझ लेना। देखो, हम लोग को जीडीपी समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जीडीपी हम लोग आगे समझने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए ना हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये लोग पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है। ये लोग पैसा जनरेट करते हैं दो तरीकों से, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और एक होता है फाइनल गुड्स, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग बिस्किट का एग्जाम्पल है, बिकॉज हमारी एनसीईआरटी में वही एग्जाम्पल लिए है बिस्किट का, तो अगर हम लोग बिस्किट का एग्जाम्पल लेते हैं, बिस्किट बिस्किट बिस्किट, बॉस बिस्किट, बिस्किट का एग्जाम्पल लें, तो बिस्किट बनता कैसा, व्हीट, शुगर, ऑयल, ठीक है। हम मानते हैं व्हीट, शुगर एंड ऑयल से हमारा बिस्किट बनता है, चाहिए। शुगर बन व्हीट बनने बिस्किट बनने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, व्हीट चाहिए, क्या चाहिए बॉस, व्हीट चाहिए, ठीक है। अब व्हीट में जब हम लोग ऑयल मिक्स करेंगे, ऑयल डालेंगे, देन शुगर डालेंगे, तब उसे प्रोसेस करेंगे, एंड देन हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बिस्किट तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, बिस्किट तैयार हो जाएगा, बिस्कुट 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 तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, चलती है। अब यहाँ पे हम लोग को ना वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स समझना पड़ेगा, तब तुम्हारे को चीज़ें समझ में आ रही। बट उसके पहले मैं तुम लोग को एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहती हूँ कि हमारी कंट्री इकोनॉमी बढ़ती कैसी है। तो हमारी इकोनॉमी में ना ये तीनों सेक्टर्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर है, देन टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर जो पैसा कमा रहा है, जो प्राइमरी सेक्टर पैसा कमा रहा है, जितना ही पैसा कमाया, तो प्राइमरी सेक्टर जो पैसा कमा रहा है, जो सेकेंडरी सेक्टर पैसा कमा रहा है, एंड जो टर्शियरी सेक्टर पैसा कमा रहा है, जब हम इन तीनों के पैसे को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं इन तीनों के पैसे में, तो हमारा कंट्री का टोटल जीडीपी निकलता है। क्या निकलता है, कंट्री का जीडीपी, कंट्री का जीडीपी। और जितना ज़्यादा ये पैसा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा ये पैसा बढ़ेगा, उतना हमारा कंट्री का जीडीपी भी ऑलमोस्ट बढ़ेगा। ऑफ कोर्स, अगर प्राइमरी सेक्टर एग्जांपल के लिए मान लीजिए, प्राइमरी सेक्टर ने 100 रुपये कमाए, सेकेंडरी सेक्टर ने 100 रुपये कमाए, टर्शियरी सेक्टर ने 100 रुपये कमाए, तो कंट्री की जीडीपी कितने से बढ़ी, 300 रुपये से बढ़ गई। कितनी हो गई, 300 हो गई। वहीं पे अगर प्राइमरी सेक्टर 200 रुपये कमा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर 100 रुपये कमा रहा है, टर्शियरी सेक्टर 100 रुपये कमा रहा है, कितने हो गए, 400 रुपये हो गए। तो जीडीपी कितने से बढ़ गई, 400 रुपये से बढ़ गई, समझना। लेकिन यहाँ पे ना दो इनकम्स अर्न होती है, अर्न होती है, जो एक होती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब क्या होती है, लेकिन हम लोग को जीडीपी के लिए वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का इस्तेमाल करना पड़ता, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का इस्तेमाल करना होता। तो ये होती क्या, होती क्या है, होती क्या है, होती क्या है, उसे समझना पड़ेगा। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। जैसे हमने बिस्कुट का एग्जाम्पल लिया, बिस्कुट बिस्कुट, हमने हमने बिस्कुट का एग्जाम्पल लिया। हाँ, बिस्कुट बनाने के लिए हम लोग को लगता है वीट, हमको लगता है वीट, हमको लगता है ऑयल, हमको लगता है शुगर।
अब एक बिस्किट की प्राइस कैसे निकाली जाती है? अब अगर हम मार्केट में आ रहे हैं तो हम लोग को बिस्किट 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का मिलता है। तो ये बिस्किट की जो प्राइस होती है उसे निकाला कैसे आता है? उससे निकाला कैसे आता है? अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई बिजनेस वाला, अगर कोई धंधे वाला किसी बिस्किट बना रहा है और उसे मार्केट में बेचना है, तो वो लॉस पे तो बेचेगा नहीं, वो प्रॉफिट पे बेचेगा। सबसे पहले तो वो ये कैलकुलेट करेगा कि उसको उस बिस्किट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको वो बिस्किट को बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है, और फिर उसके अंदर वो कुछ अमाउंट अपना खुद का ऐड करेगा जो उसका प्रॉफिट होगा, एंड देन उसे जाके फिर वो मार्केट में बेच देगा। ठीक है, इसी तरीके से बिजनेस होता है, इसी तरीके से बिजनेस होता है, हम जानते हैं। डन है, वेल इम्पोर्टेंट, ठीक। अब लेट्स सपोज उसको बिस्किट की प्राइस निकालनी है, तो बिस्किट की प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो बिस्किट बनाने के लिए तीनों प्रोडक्ट यूज हुए हैं, इन तीनों की पहले कॉस्ट निकालो कि इन तीनों की कॉस्ट कितनी आई, फिर उसे ऐड करो और अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर बिस्किट की वैल्यू निकालो। तो लेट्स सपोज वीट जो है वो वीट जो है 20 रुपीज का आया। इमेजिन करते हैं वीट 20 रुपीज का है, 20 रुपीज नहीं, चलो 2 रुपीज मानते हैं। वीट जो आया वो 5 रुपीज का आया, सपोज वीट 5 रुपीज का, वीट हमें लग गया 5 रुपीज का, वीट 5 रुपीज का लग गया। ऑयल हमको 3 रुपए का लग गया, 3 रुपए का ऑयल लग गया। कितने का लग गया? 3 रुपए का। और शुगर लेट्स सपोज हम लोग को 2 रुपए की लग गई, तो इतना लगा कितना हम लोगों को? 10 रुपए। टोटल कॉस्ट कितने? 10 रुपए। बट क्या हम लोग बिस्किट की प्राइस 10 रुपए रखते हैं? नहीं, उसके अंदर 5 रुपए हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो हमने 5 रुपए का प्लस 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 दोस्त प्लस प्लस 5 रुपीज बिस्किट के अंदर हमने प्रॉफिट ऐड कर दिए। तो बिस्किट की प्राइस कितनी हो गई? बिस्किट की प्राइस हो गई ₹50। कितनी हुई? ₹15। वेरी गुड है, वेरी गुड है। कितनी हो गई? 15 रुपए। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं एंड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स कौन सा है? बिकॉज जब भी हम लोग जीडीपी काउंट करते हैं, जीडीपी जीडीपी जो होती है ना, जीडीपी याद रखना, जो हमारी जीडीपी काउंट होती है, ये होती है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो यहाँ पे जो हमने ये देखा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तीनों में जितना इनकम अर्न हो रही है उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एंड देन हमारी जीडीपी निकल गई। तो ये जो पैसा कैलकुलेट हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा पैसा, ये जो पैसा कैलकुलेट हो रहा है, ये सब है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? फाइनल गुड्स का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? फाइनल गुड्स का वैल्यू। याद रखियो, याद रखियो बॉस, याद रखियो बॉस, ये फाइनल गुड्स का वैल्यू है। चलो अभी इतना भी समझ में आ गया। अब मुझे बताओ फाइनल गुड्स क्या होता है एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, समझाते हैं मेरे को। फाइनल गुड्स ना, फाइनल गुड्स ना वो होते हैं जो फाइनली बन गए, मतलब जो एंड में हमको कंज्यूमर को सेल करना है। क्या तुमको वीट को एंड कंज्यूमर को सेल करना है? क्या एक बिस्किट कंपनी वीट कंज्यूमर को सेल करेगी? ऑयल कंज्यूमर को सेल करेगी? या शुगर कंज्यूमर को सेल करेगी? नहीं, वो इन सबको मिक्स करके बनाएगी बिस्किट एंड देन वो बिस्किट को कंज्यूमर को सेल करेगी। तो बिस्किट क्या हुआ? बिस्किट इज द एंड प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के हाथों में जा रहा है, जो कंज्यूमर खरीद रहा है। तो बिस्किट इज द फाइनल गुड, बिस्किट इज द फैक्ट, बिस्किट इज व्हाट? बिस्किट इज द बिस्किट इज द फाइनल गुड, बिस्किट इज व्हाट? फाइनल गुड। एंड इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हो गए? इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो कि किसी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए यूज होता है, जो फाइनल गुड्स को बनाने के लिए यूज होता है। तो ये व्हीट एंड ऑयल जो है, ये शुगर जो है, ये क्या होगा? ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। ये हो गए इंटरमीडिएट गुड्स। चलो जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि फाइनल गुड्स ही क्यों यूज होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं यूज होता? बिकॉज देखो, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ना हम लोग जीडीपी में इसलिए काउंट नहीं करते कभी भी, बिकॉज वो पहले ही फाइनल गुड्स के अंदर ऐड होके आती है। अरे बॉस, मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल लिया यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? फाइनल गुड्स है बिस्किट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बिस्किट की वैल्यू अलग से काउंट करेंगे, है ना, फाइनल गुड्स की वैल्यू अलग से काउंट करेंगे जीडीपी के लिए, एंड इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अलग से काउंट करेंगे जीडीपी के लिए, तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? क्योंकि
वीट का पैसा, ऑयल का पैसा और शुगर का पैसा जो 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए था, ये ही मिला करके तो हमारा बिस्किट के अंदर ऐड है। जो बिस्किट के 15 रुपए हमने निकाले हैं, इस 15 रुपए के अंदर 10 रुपए तो इन ही इंटरमीडिएट गुड्स के हैं, बाकी 5 रुपए का तो प्रॉफिट है। समझ में आया? समझ में आया? जो फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स बनते हैं, ये फाइनल गुड्स के अंदर पहले से ही इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एडेड होती है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड होती है इन बिस्किट्स के अंदर। ये फाइनल गुड्स जो बिस्किट्स हैं, इनके अंदर ये इंटरमीडिएट गुड्स की जो 10 रुपए की वैल्यू है ना, वो एडेड है, और इसी वजह से उसकी वैल्यू 15 रुपए हो चुकी है। बिकॉज उसकी वैल्यू, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू 10 रुपए थी, 5 रुपए हमने अपनी तरफ से प्रॉफिट लगाया, एंड देन जाकर के इसकी वैल्यू 15 रुपए पहुंची है। मतलब कि फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी होती है, और अगर उसकी वैल्यू ऑलरेडी होती है तो हमें उसे वापस काउंट करने की जरूरत क्या है? इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करते हैं, हम इन की वैल्यू को ऐड नहीं करते जीडीपी के अंदर। इस वजह से जीडीपी इज व्हाट? इट इज अ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, इट इज द वैल्यू ऑफ ओनली एंड ओनली द फाइनल गुड्स। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो, ये जो तुमको यहाँ पे दिया हुआ है ना एनसीईआरटी के अंदर, ये पढ़ लेगा, क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं है, जो मैं तुमको समझाया वही है। हम सीधे जीडीपी वाले कंसेप्ट पे चलता, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीडीपी, जीडीपी क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस इन द ईच सेक्टर। अच्छा, अब ईच सेक्टर की बात जो हमने तुमको यहाँ पे समझाई, ईच सेक्टर के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो हर एक सेक्टर है, हर एक सेक्टर के अंदर जो उनकी फाइनल गुड्स की वैल्यू है, उसको हम लोग ऐड करते हैं, एंड वही हमारी क्या होती है? जीडीपी होती है। जीडीपी होती है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो तुम लोग को जो समझाना था मेरे को कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, मैं तुमको समझा दिया। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है वो समझा दिए। ठीक है, अब जीडीपी क्या होती है वो समझा दिया। अब जीडीपी के अंदर फाइनल गुड्स की वैल्यू ही क्यों आती है वो भी समझा दिया। तो बेसिकली यही चीज थी इसके अंदर। चलो ठीक है। Each sectors in a particular year provides a total production of the sectors of that years, and sum of the production in the different sectors gives the value which is called as gross domestic product, GDP. GDP की value it is a value of all the final goods and services is produced within the country during the particular year. GDP shows how big the economy is. मतलब जैसे जैसे कि अगर सेक्टर्स के अंदर हमारी सेक्टर्स की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, सेक्टर्स हमारे अगर पैसा ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, जिस तुम लोगों ने बताया, उसी तरीके से हमारी जीडीपी बढ़ती है। समझ में आया जी? समझ में आया जी? तो यही था तुम्हारे जीडीपी की वैल्यू, जीडीपी की बात है। देन है, चलो ठीक है। अब देखो, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर हमारी प्यारी भारत देश, हमारे भारत देश, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, क्या मुझे बताओगे इंडिया के अंदर जीडीपी काउंट कौन करता है? इंडिया के अंदर जीडीपी को काउंट कौन करता है? जीडीपी काउंट कौन करता है? क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट काउंट करती है? कर सकती है? नहीं कर सकती। तो कौन काउंट करेगा? सबसे बड़ी गवर्नमेंट कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया के अंदर जीडीपी को जीडीपी को काउंट करने के लिए, जीडीपी को काउंट करने के लिए हमारी एक मिनिस्ट्री है, जिसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, यही जो है हमारे इंडिया के अंदर जीडीपी को काउंट करती है, जीडीपी को कैलकुलेट करती है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इन इंडिया द mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministries and the ministries with the help of various government departments. अब यहाँ पे हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि सारी चीज़ आके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना, और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में बताता है। Of all the Indian states and union territories collect information relating to the total value of the goods and services and their prices and then estimates the GDPs. ठीक है, जितने सेक्टर से जितनी प्रोडक्शन हुई है, जितने गुड्स सेल हुए हैं, जितनी इनकम अर्न हुई है, जितना प्राइस हुआ है, वो सारी चीज़ें उसकी वैल्यू जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स, वो सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट करते हैं, एंड देन वो बताते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को, और फिर वो लोग जो है एस्टिमेट जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई चीज निकाली है। इट्स बिगिंस ब्रिंग आउट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स एज एन ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स टुवर्ड्स जीडीपी। ठीक है, द जीबीए मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स इन इकोनॉमी
आफ्टर एडजस्टिंग दैट फॉर टैक्सेस एंड सब्सिडीज यू विल लर्न मोर अबाउट दिस जीडीपीज, है ना, आगे समझने वाले हो तो इसको यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। तुमको ये बस समझ लेना है कि जीडीपी के कॉन्ट्रीब्यूशन जो सेक्टर जीडीपी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस जगह पे जीवीए भी निकाला था उन्होंने, जो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड है। अल्टीमेटली जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जीबीए इट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड जीडीपी दोनों भी सेम ही आते हैं। हाँ जी, दोनों सेम होते हैं। बिकॉज जीडीपी के अंदर भी हम लोग वैल्यू की ही बात कर रहे हैं और ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर भी हम लोग वैल्यू की ही बात कर रहे हैं, तो दोनों सेम ही होते हैं एक तरीके से। आगे बढ़ता है। चलो अब यहाँ पे ना we will understand how goods and services produced in these three sectors with primary, secondary and tertiaries have changed। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में किस प्रकार से चेंजेस आए, इस तरीके से चेंजेस आए और किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में बदलाव आए, ठीक है, ओवर द टाइम बदलाव आए। किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर से उठ करके लोग सेकेंडरी सेक्टर में आने लग गए, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर सबसे पहला ऐसा सेक्टर था जो कंट्री में सबसे ज़्यादा तरीके से वास्टली फैला हुआ था और सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम किया करते थे। बट किस तरीके से लोग अब प्राइमरी सेक्टर से हट के सेकेंडरी सेक्टर में आए और किस तरीके से टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर था वो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा सेक्टर बन गया, सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाला सेक्टर बन गया टर्शियरी सेक्टर। किस तरीके से बढ़ा और क्यों बना, ये सब चीज़ें हम लोग हिस्ट्री के चैनल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं देखो। Generally, it has been noted from the history of many now developed countries when initial stages of development, primary sector was the most important sector of the economic activity। Primary sector सबसे ज़्यादा economically सबसे ज़्यादा important sector है because agriculture, natural resources सबसे ज़्यादा important तो primary sector ही होता है। As the method of farming changes and agriculture sectors begins to prosper, it produced much more food than before। Many peoples could now take up another activities। तो अब लोग धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गए किधर, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। There were increasing numbers of craft persons and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, armies. However, at this stages, most of the goods produced were natural products from the primary sectors and most peoples were also employed in this sectors। मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही काम किया करते थे और उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ करती थी और प्राइमरी सेक्टर ही अपनी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया करता था। After a long times, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing introduce करी गई, machines introduce करी गई, है ना, लोगों के लिए काम करना आसान हो गया, अभी हाथों से काम करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो फैक्ट्रीज केम अप हो गई, फैक्ट्रीज आ गई और जो है सेकेंडरी सेक्टर एक्सपांड होने लग गया। तो जो लोग पहले फार्म्स में काम किया करते थे, जो लोग पहले प्राइमरी सेक्टर में काम किया करते थे, नाउ बिगेन टू वर्क इन द फैक्ट्रीज इन द लार्ज नंबर्स। मतलब अब वो लोग सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। दे वर फोर्स टू डू सो एज रीड इन द हिस्टोरिकल चैप्टर्स, हिस्ट्री चैप्टर्स। पीपल यू बिगिंस टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वेर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट अ चीप रेट्स। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते थे पता है, जब ब्रिटिश राज आया था इंडिया के अंदर उस टाइम पे ना ब्रिटिशर्स ने ऐसी टेक्निक यूज़ करे थे, ऐसी चीज़ें यूज़ करी थी कि उन्होंने मशीनरीज लेकर आए, ठीक है। इंडिया में फैक्ट्रीज आई, मशीन्स आई, जिससे लोग जो है हाथों से जो काम किया करते थे, अब वो उन्हें मशीन से बहुत ही सस्ते में और बहुत ही जल्दी वो काम हो जा रहा होगा और जो गुड्स बनते थे वो भी बहुत ही कम वैल्यू के हुआ करते थे, बहुत चीप रेट्स में वो गुड्स बिकते थे। तो जो इंडिया की मार्केट थी, जो इंडिया के लोग थे, वो भी यही किया करते थे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ करके जो सस्ते मिल रहे हुए चीप प्रोडक्ट्स हैं जो मशीन से बनते हैं उन्हें खरीदा करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वहां से लोग हटना स्टार्ट हो गए, लोग वहां से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करना स्टार्ट हो गए एंड प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे कमजोर होने लग गया, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब उससे क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे कमजोर हो गया एंड सेकेंडरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर ही हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर था in the total production and employment। Hence, over time, a shift have been taken the place। This means that the importance of the sectors have been changed over 100 years of times के अंदर। जब ब्रिटिश राज इंडिया के अंदर आया, जो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, तब उस वजह से धीरे धीरे हमारा प्राइमरी सेक्टर दबता गया, गिरता गया और सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे उठ गया एंड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी सेकेंडरी सेक्टर करता है। In the past 100 years, there have been a further shift from secondary sector to tertiary sector। अब लोग धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आए, अब सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में चले गए, ठीक है जी। इन द डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ना टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट सेक्टर हुआ करता था। क्यों, देखते हैं। The service sectors have become the most important sector in terms of the total population. Most of the working people are employed in the service sectors. ठीक है जी। दिस इज एन जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, इंडिया की बात नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ना प्राइमरी सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर भी था, लेकिन टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर था और सबसे ज्यादा लोग टर्शियरी सेक्टर में ही काम किया करते थे, सर्विस सेक्टर में ही काम किया करते थे, बिकॉज वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर हुआ करते थे। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शंस एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स इन इंडिया। अब इंडिया की बात करता कि इंडिया में क्या हाल था। ठीक है, इंडिया में क्या हाल था, इंडिया में क्या पैटर्न था, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं इन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। ये वाले टॉपिक के अंदर हम लोग अब समझेंगे कि इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर का क्या हाल था, सेकेंडरी सेक्टर का क्या हाल था और टर्शियरी सेक्टर का क्या हाल था, और किस तरीके से इंडिया के अंदर टर्शियरी सेक्टर इतना बढ़ गया कि पूछो नहीं, इतना ज़्यादा बढ़ गया टर्शियरी सेक्टर। तो क्या हुआ ऐसा कि इंडिया के अंदर टर्शियरी सेक्टर का इतने इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ठीक है, यही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स, बहुत सारी नई नई चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ से, बिकॉज यहाँ से अब तुम्हारा मेन चैप्टर जो है शुरू होता है। ये तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी सबसे ज़्यादा। चलिए जी, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक क्लास देखी होगी, आपको मजा आया होगा। मजा आए तो लाइक जरूर कर देना। आगे क्लिक देखा तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी सारी चीज़ें मिल रही है, बस एक बार खोल लो, देख लो यार प्लीज़। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल। हम लोग कल आज भी इस पूरे टॉपिक को टिल ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक खत्म कर देंगे भाई। 1 घंटा ले रही है क्लास, इन खत्म कर दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।